सुनीता अपनी बहू से बेहद खुश थी। वो अपनी बहू से खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर उसको सर्वगुण संपन्न बहू जो मिली थी। लेकिन कहते हैं ना कि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। ठीक वैसे ही रवीना में एक कमी थी। रवीना सर्वगुण संपन्न तो थी, लेकिन वो सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था। बस इसीलिए रवीना का पति करण रवीना से नफरत करता था। क्योंकि करण खुद काफी गोरा था, इसलिए उसको एक बेहद ही सुंदर लड़की चाहिए थी, जो कि रवीना नहीं थी। लेकिन वो दिल की बहुत साफ थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहू का हाथ बटाने के लिए रसोई में बर्तन धोने जाती है। बहू इस घर में अकेले लगी रहती है, घर में कोई है भी नहीं जो उसकी मदद कर सके। एक काम करती हूँ, मैं ही बर्तन धोकर उसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। इतना बोलकर सुनीता बर्तन धोने लगती है तो वहीं कमरे में झाड़ू लगा रही रवीना के कानों में बर्तनों की आवाज आती है और वो झाड़ू को वहीं छोड़कर किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास बर्तन धो रही है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप बर्तन क्यों धो रही हैं? मैं हूँ ना, आप आराम कीजिए। अरे बहू, आराम कर करके मेरी कमर अकड़ जाएगी। थोड़ा काम मुझे भी करने दे, ताकि बुढ़ापे में मुझे दिक्कत ना हो। माँ जी, मैं आपको बुढ़ापे में वैसे भी दिक्कत नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं आपसे कोई काम करवाऊंगी ही नहीं। मेरे होते हुए आप इस घर में काम करेंगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब हटिए, चलिए मुझे बर्तन धोने दीजिए। अरे रहने देना बहू, मुझे करने देना काम। अगर मैं काम नहीं करूंगी ना तो मेरे हाथ पैर बंद हो जाएंगे। अपनी सास की जिद देखकर रवीना ना चाहते हुए भी अपनी सास को बर्तन धोने देती है और एक बार फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन तभी वहां करण आता है और अपनी माँ को इस तरह रसोई में बर्तन धोता देख रवीना पर चिल्लाता है। रवीना, रवीना! करण की आवाज सुनकर रवीना भागते हुए करण के पास आती है। क्या हुआ करण जी, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाड़ में जाए तबीयत। ये बताओ, तुम मेरी माँ से बर्तन धुलवा कैसे रही हो? तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बुद्धि नहीं है कि माँ से काम नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वो बीमार रहती है? ये जानते हुए भी तुम माँ से काम करवा रही हो। करण जी, मैंने माँ जी को काम करने के लिए नहीं बोला, बल्कि मैं तो मना कर रही थी। लेकिन बस, मुझे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज और नहीं सुनना। करण रवीना के ऊपर गुस्सा कर ही रहा था, तभी वहां सुनीता आ जाती है और करण से कहती है। करण, ये क्या बदतमीजी है? तू बहू से किस तरह बात कर रहा है? क्या बदतमीजी है माँ? ये बेहुदा लड़की आपसे इस घर के काम करवा रही है। ये घर में शादी करके आई ही क्यों है? महारानी बनने के लिए? सॉरी माँ, लेकिन मैं आपको काम करता हुआ नहीं देख सकता। और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर मैंने माँ को काम करते हुए देख लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। सुनीता कुछ बोलती उससे पहले ही करण अपना बैग लिए बाहर की तरफ चला जाता है और रवीना उदास होकर बैठ जाती है। रवीना, तुम करण की बात का बुरा मत मानो, वो अभी गुस्से में है, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाएगा। माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊँ कि वो नॉर्मल बिहेव तो मुझसे करते ही नहीं। अब माँ जी, आप इन बर्तनों को छोड़ दीजिए, मैं घर का सारा काम अकेले कर लूंगी। इतना बोलकर रवीना वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ करण का बिहेवियर रवीना के लिए और ज्यादा बदलता जा रहा था। ऐसे ही एक रात रवीना अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहां करण आता है और अपना बिस्तर लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। करण जी, रुक जाइए ना, आप मुझसे इस तरह कटे कटे क्यों रहते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव रखते हैं? जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, पर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार मत करिए प्लीज़। तुझे जानना है ना कि मैं तेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करता हूँ? क्यों आखिर मैं तुझसे दूर दूर रहता हूँ? तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मेरी शादी तुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई थी। ना तो मैं तुझे पसंद करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। अरे तूने मेरा और अपना लेवल देखा है? कहाँ मैं, कहाँ तू? मैं इतना हैंडसम और स्मार्ट बनता हूँ और तू एक काली कलोटी सी लड़की जो सिर्फ घर संभालने के अलावा और कुछ नहीं जानती। चलो हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। इतना बोलकर करण वहां से चला जाता है। लेकिन करण की इतनी कड़वी बातें मानो रवीना के कलेजे को छलनी छलनी कर जाती है। रवीना उस रात फूट फूट कर रोती है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। समय ऐसे ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन करण के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ रवीना उन सभी के लिए चाय लेकर आती है। बहुत हो गई बातें, अब कुछ नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आप है कौन? मैं इनकी ये मेरी नौकरानी है। अरे वाह, नौकरानी है लेकिन ठाट बाट तो देखो, बिल्कुल मालकिनों जैसी लग रही है।
पर जो भी है करण, तूने सच में बहुत अच्छी नौकरानी चुनी है, वरना आजकल की नौकरानी पता नहीं कैसी अजीब सी होती है। उन्हें ना तो कपड़े पहनने का ढंग होता है, ना ही बात करने का। करण की बात सुनकर रवीना को एक धक्का लगता है और वो सबको चाय देकर वहां से चली जाती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किया है जिसकी सजा भगवान मुझे अब दे रहा है। मेरे पति ने मुझे नौकरानी का दर्जा दे दिया। रवीना खुद से ही बात कर रही थी, तभी उसकी सास रवीना की ये सारी बात सुन लेती है और वो रवीना के पास जाकर कहती है, रवीना, ये तो क्या कह रही है? करण ने तुझे... कोई बात नहीं, करण को तो मैं बताऊंगी और उसके दोस्तों को भी। आखिर वो जिसे नौकरानी समझ रहा है वो दरअसल नौकरानी नहीं बल्कि करण की पत्नी है। सुनीता गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर रवीना अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। माँ जी मत जाइए बाहर। उनके दोस्तों के बीच उनकी बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी इज्जत पर कोई भी आँच आए। प्लीज माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर पड़ रही हूँ, प्लीज। रवीना को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देख सुनीता अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कदमों को रोक लेती है और वो ना तो करण से कुछ कहती है ना ही उसके दोस्तों से। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन करण अपनी ऑफिस में बैठकर अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, तभी उसका एक खास दोस्त राज उसके पास आता है और उसको इस तरह परेशान देखकर कहता है, करण क्या हुआ? मैं तुझे काफी टाइम से देख रहा हूँ, तो बहुत उदास रहता है, चिड़चिड़ा भी रहने लग गया है। कोई बात है क्या? नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा घर से परेशान हूँ। खैर छोड़ इन सबको, तू बता तू कैसा है? तेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? अच्छा तो चल रहा है, लेकिन मुझे तेरी परेशानी का कारण जानना है। बताना यार, क्या बात है? घर में बहस हुई है क्या? किसी से झगड़ा हुआ है? अब तुझसे क्या ही छुपाऊं? तू मेरी शादी में आया था, तू तो जानता ही है कि मेरी और रवीना की शादी हुई है, लेकिन रवीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब उसको कहीं भी अपनी बीवी इंट्रोड्यूस करने में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूँ और वो एक काली सी लड़की। नहीं यार, मैं उसे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। करण, तू कैसी बात कर रहा है? वो जैसी भी है तेरी पत्नी है, और भाभी काली थोड़ी ना है, उनका तो रंग सांवला है, और भले ही वो सुंदर नहीं है लेकिन दिल की तो साफ है ना। वो तेरे घर का कितना ख्याल रखती है। सोच, तुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। नहीं यार, पता नहीं क्यों मैं इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रवीना को कभी अपनी वाइफ के रूप में नहीं अपना पाऊंगा। करण रात से ये बात कर ही रहा था, तभी उसकी नजर अपने ऑफिस की एक लड़की पर पड़ती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वैसे राज, ये लड़की कौन है? दिखने में तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। मतलब बिल्कुल मेरे लेवल की। ये पूजा है, अभी ज्वाइनिंग हुई है इसकी हमारे ऑफिस में। वैसे इस पर ना ध्यान मत देना, मुझे तो ये लड़की सही नहीं लगती, बाकी तेरी मर्जी। राज करण को समझाकर चला जाता है, लेकिन करण राज की बात को सुना अनसुना कर देता है और उससे बातचीत शुरू कर देता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ करण और पूजा की गहरी दोस्ती होती है, और वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि करण पूजा से बेहद प्यार करने लग गया था, इसलिए करण पूजा से दूसरी शादी कर लेता है और वो शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ करण और पूजा को ऐसे देखकर सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। रवीना तो मानो करण को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती, तो वहीं सुनीता करण को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। नालायक, ये क्या किया तूने? एक बीवी के होते हुए तूने दूसरी शादी कर ली, वो भी इस कलमुही घरनाशी से। माँ, जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी पत्नी है, समझिए आप। करण जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे जीते जी आप मेरी सौतन ले आए। देख रवीना, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं तुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं तेरी जिंदगी खराब करने का कोई शौक नहीं रखता था, पर मेरी महान माँ ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। अब बता, इसमें मेरी क्या गलती है? इतना बोलकर करण पूजा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन रवीना वहीं हॉल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुनीता अब अपनी बहू को जैसे तैसे संभालती है। रवीना अपने कमरे में जाती है, जहां वो करण को पूजा के साथ देखती है। रवीना, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ क्यों आई हो मतलब? ये मेरा कमरा है, मैं अपने कमरे में नहीं आऊंगी तो और किसके कमरे में जाऊंगी? रवीना, अब से ये कमरा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे और पूजा का है, इसलिए तुम अपना सामान पैक करो और गेस्ट रूम में जाकर रहो।
करण की बात सुनकर रवीना एक बार फिर टूट जाती है और बिना कुछ कहे अपना सामान पैक कर गेस्ट रूम में रहने लगती है। पूजा काफी सुंदर थी, इसलिए उसके अंदर घमंड भी काफी ज्यादा था। ऐसे ही एक दिन रवीना सभी का खाना परोसती है और घर का सादा खाना देखकर पूजा रवीना से कहती है, ये क्या बना है फीका सा? अरे कुछ चटपटा बना, बिल्कुल मेरी तरह, हॉट एंड स्पाइसी। हमारे घर में यही खाना बनता है, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो अपने पति को बोल दे तुझे बाहर लेकर चला जाएगा। तुझे खिलाने के लिए चटपटा, बिल्कुल तेरी तरह, हॉट एंड स्पाइसी। माँ जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं? सुनीता कुछ बोलती उससे पहले रवीना उसको रोक लेती है, जिस वजह से सुनीता पूजा को कुछ नहीं बोलती। समय बीतता है और ऐसे ही एक दिन रवीना घर में पोछा मार रही थी, तभी वहां पूजा अपने गंदे चप्पल लेकर अंदर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर रवीना को गुस्सा आता है। ये क्या बदतमीजी है पूजा, एक तो तुम पहले ही मेरे घर और मेरे पति पर कब्जा करके बैठी हुई हो, ऊपर से तुम्हें तमीज नहीं है कि जब कोई काम कर रहा होता है तो उसके काम को बिगाड़ा नहीं जाता। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मेरा घर बर्बाद किया है। रवीना, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद नहीं किया, बल्कि तुम्हारा पति खुद मेरे पास चल कर आया, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। क्या तुम ये नहीं जानती कि खूबसूरती पर ही दुनिया मरती है, तुम्हारे इस काले चेहरे पर नहीं। मेरा चेहरा भले ही काला है, लेकिन दिल साफ है, इसलिए मुझे तुम ना ही बताओ तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह किसी का घर तो नहीं तोड़ रही। रवीना की ये बात करण भी सुन लेता है। करण को देखकर पूजा रोने का नाटक करती है। पूजा की आंखों में आंसू देखकर करण को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में करण रवीना को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पत्नी से इस तरह की बात की? दिल की साफ तू नहीं बल्कि पूजा है। अरे जैसी तेरी शक्ल काली है ना, वैसा ही तेरा दिल और मन दोनों ही काले हैं। और इस घर पर पूजा ने नहीं बल्कि तूने सांप की तरह छत्ता फैला रखा है। हमारी छाती पर मूंग दल रही है तू। करण की ऐसी बातें सुनकर रवीना के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वो ठान लेती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। इसलिए वो अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त सुनीता उसे रोकते हुए कहती है, बहू कहाँ जा रही है तू? माँ जी, अब शायद मेरा यहाँ रहना ना रहना बराबर है, क्योंकि जब खुद का पति ही साथ नहीं रहता तो औरत का वहाँ रहना किसी बोझ से कम नहीं होता जहाँ उसकी सौतन रहे। और वैसे भी मेरी सौतन की जिंदगी काफी खुशहाल है और मैं अपनी सौतन की जिंदगी में जाकर उसकी लाइफ खराब नहीं करूंगी। मम्मी जी, आपकी लक्ष्मी इस घर से जा रही है, इस घर का ख्याल रखना। इतना बोलकर रवीना वो घर छोड़कर चली जाती है और सुनीता उसे रोक नहीं पाती। ऐसे ही अब समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ पूजा आए दिन अपनी सास से लड़ती रहती, यहाँ तक कि वो अपने घर का काम भी सुनीता से करवाती और जैसे ही उसका पति आता तो अपने पति के सामने अच्छे बनने का ढोंग करती। ऐसे ही एक दिन पूजा टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते वो अपनी सास को आवाज लगाती है, सासू माँ, ओ सासू माँ, जरा एक कप चाय बना देना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। पूजा की बात सुनकर सुनीता बेचारी आंखों में आंसू लिए चाय बनाने लगती है और वो उस पल को याद करती है जब रवीना अपनी सास को एक भी काम नहीं करने देती थी। कुछ देर बाद सुनीता पूजा के लिए चाय लेकर जाती है। अब जैसे ही पूजा चाय की पहली सिप लेती है, वैसे ही वो चाय फेंकते हुए अपनी सास के ऊपर चिल्लाती है, लोग सही कहते हैं, जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसके दिमाग के साथ साथ उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। लगता है उम्र के साथ तुम चाय बनाना भूल गई हो सासू माँ। अरे जब मैं चाय बनाना भूल गई हूँ तो क्यों मुझसे चाय बनवाती हो? क्यों मुझसे घर के काम करवाती हो? खुद ही कर लिया करो। आखिर क्यों काम चोरी करती हो तुम? सासू माँ, मैं यहाँ काम करने नहीं बल्कि आराम करने आई हूँ। और वैसे भी आपसे मैं इसलिए काम करवाती हूँ क्योंकि अगर मैंने काम किया तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। अब अपना मुंह मत चलाओ और मेरा सर दबाओ, क्योंकि मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है। पूजा की ऐसी बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंखों में आंसू लिए उसका सर दबाने लगती है, पर ये सब दूर खड़ा करण देख लेता है। ये देखकर करण को बेहद गुस्सा आता है, जिसके बाद करण गुस्से में पूजा को थप्पड़ मारता है। अरे तुम्हें तो अपनी पत्नी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुम पत्नी के नाम पर कलंक हो, कलंक। तुमसे अच्छी तो मेरी पहली पत्नी थी। वो भले ही काली है लेकिन तुम्हारी तरह खोटी नहीं। बस बहुत हुआ करण, मैं तुम्हारी पहली पत्नी की तरह शरीफ नहीं हूँ जो तुम कुछ भी कहो और मैं सुनती रहूं।
अगर मैं सुनना जानती हूँ तो सुनाना भी जानती हूँ। और हाँ, कलंक मैं नहीं, कलंक तुम हो, जो एक पत्नी के होने के बावजूद तुमने दूसरी शादी की, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। अरे थू है ऐसे मर्द पर जो अपनी पत्नी को सुंदरता से तोलता है। और खोटी मैं नहीं, खोटे तुम हो, जो अपनी पहली बीवी का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा। बस करो पूजा, तुम बहुत बोल रही हो। अगर तुम चुप नहीं हुई तो क्या छोड़ दोगे? अरे तुम क्या छोड़ोगे, मैं ही तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं इस घर में रह नहीं सकती जहाँ औरतों को उसकी सुंदरता से जज किया जाए। इतना बोलकर पूजा अपने कमरे में जाती है और सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर करण को बहुत दुख होता है और उसे रवीना याद आती है। उसे ये भी याद आता है कि किस तरह उसने रवीना के साथ बुरा बर्ताव किया था। माँ, लगता है सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सुंदरता के पीछे उस लक्ष्मी को अपने घर से जाने दिया जिसने मेरे इस घर को जोड़ कर रखा था। तो क्या हुआ बेटा, अभी भी समय है, जा जाकर बहू को वापस ले आ। और बहू को लेने तो अकेला नहीं बल्कि मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। इतना बोलकर करण और सुनीता रवीना के मायके जाते हैं। रवीना, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोने की चाह में हीरा खो दिया। मुझे माफ़ कर दो रवीना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और एक बार फिर मेरे साथ अपना घर बसा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा, कभी कोई दुख नहीं दूंगा। हाँ बहू, मेरे घर को दोबारा मंदिर कर दे, वो घर पाप का घर हो गया है। सुनीता और करण की बात सुनकर रवीना मुस्कुराती है। माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और तो और मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। मैंने आपको कभी भी अपनी सास नहीं माना। मैं आपकी सेवा जिंदगी भर करूँगी, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूँगी जहाँ मेरे दामन पर दाग लगाया जा चुका है। करण जी, आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक, लेकिन मैं आपके साथ आपके घर नहीं आ सकती। रवीना करण के साथ आने के लिए मना कर देती है और अपनी एक अलग ज़िंदगी शुरू कर देती है। तो वहीं करण को भी अब रवीना को खोने का काफ़ी दुख था, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने कमरे में बैठी अंकिता एक बार किताबों के ढेर को देखती तो एक बार एग्जाम के शेड्यूल को। हे भगवान, 10 दिन बाकी है एग्जाम को, इतना सारा सिलेबस करना है, कैसे होगा सब। एक तो कॉलेज वाले भी ना 10 दिन पहले कौन बताता है कि एग्जाम होने वाले हैं। इनका बस चले ना तो एग्जाम के दिन ही शेड्यूल ला दे। अब कैसे क्या करूं मैं। और अपने बुक्स को निकाल कर निकिता पढ़ने बैठ जाती है। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं होते कि उसे अपनी भाभी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे अंकिता, कहाँ चली गई तू? ये लड़की भी ना कमरा बंद करके बैठ जाती है। कहाँ हो अंकिता? अंकिता को ढूंढती हुई सीमा उसके कमरे में पहुंच जाती है। ये तुम बार बार दरवाजा क्यों सटा लेती हो? चलो उठो और बाहर डेयरी की दुकान से एक ब्रेड का पैकेट लाकर दे दो मुझे। वो क्या है ना, चिंटू सैंडविच खाने की बड़ी जिद कर रहा है। भाभी, मैं आधे घंटे के बाद जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बस एक चैप्टर कंप्लीट करके जाती हूँ। अरे बस 2 मिनट तो लगेंगे अंकिता, 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा। और पढ़ना है ना तो कल सुबह 3 बजे उठ जाना। जी भाभी। बाजार जाकर अंकिता अपने भतीजी के लिए ब्रेड लेकर आती है और वापस अपने कमरे में जाकर जैसे ही बुक्स खोलती है, चिंटू का हाथ पकड़े सीमा वहां आ जाती है। जब तक मैं तेरे लिए सैंडविच बना रही हूँ तू यहीं बुआ के पास बैठ। सैंडविच तो मैं खाता ही नहीं मम्मी। तू चुप रह, तुझे क्या पता तू क्या खाता है क्या नहीं। अंकिता, जरा इसे देख लो ना, आजकल बिल्कुल भी ट्यूशन में नहीं पढ़ता। अगले महीने से इसके एग्जाम है। बताओ, यहीं बैठकर तू बुआ के पास पढ़, समझा? एक छोटा सा बच्चा अगर आपके पास बैठा हो तो वो आपको पढ़ने देगा क्या? चिंटू ना तो खुद पढ़ता है, ना ही अपनी बुआ को पढ़ने देता है, और इसी में 2 घंटे निकल जाते हैं। यहाँ तो कोई मुझे पढ़ने ही नहीं देगा, मैं छत पर जाकर पढ़ लेती हूँ। जैसे ही अंकिता छत की सीढ़ियाँ चढ़ती है। अच्छा, तुम छत पर जा रही हो अंकिता? तो एक काम करो ना, ये कपड़े पड़े हैं, मुश्किल से 20 मिनट में मशीन में धुल जाएंगे। फिर एक ही बार में कपड़ों को लेती हुई छत पर चली जाना। 1 पन 2 काज। भाभी, वो मैं छत पर पढ़ने के लिए जा रही थी, 10 दिन के बाद मेरे मास्टर्स की एग्जाम है। अरे तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। आधे घंटे पढ़कर कोई बैरिस्टर नहीं बन जाओगी तुम। ये सब तो बस काम से बचने के बहाने हैं। मैं नहीं जानती क्या? मैंने भी पढ़ाई की है, कोई अनपढ़ गवाह नहीं हूँ मैं। कभी कोई काम तो कभी कोई काम, इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और अंकिता एक शब्द भी नहीं पढ़ पाती। अब तो माहौल शांत लग रहा है, अब आराम से पढ़ सकती हूँ।
तभी आ जाती है सीमा। सुबह से पढ़ तो रही है तू, अब और कितना पढ़ेगी? जा जरा आटा गूंद दे और सब्जियां भी काट देना, मैं आकर सब्जी बना दूंगी। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, इसी तरह अंकिता की दोनों भाभियां उसे घर के कामों में ही लगा कर रखती थी ताकि वो कभी पढ़ाई ना कर सके। पर अंकिता हार मानने वालों में से नहीं थी। रात को सभी के सोने के बाद वो अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाती है। अरे भाभी, उस अंकिता से इतना काम करवाने का कोई फायदा ही नहीं है। कल रात को जब मैं पानी लेने उठी ना, तो वो 3 बजे भी पढ़ाई कर रही थी। ऐसे तो वो पास हो जाएगी। ज्यादा अगर पढ़ लिख गई तो इस घर में तीसरा हिस्सा मांगने खड़ी हो जाएगी। भाभी कुछ तो तिगड़म करो। अरे तू चिंता मत कर, अभी 8 दिन बाकी है एग्जाम में। मैंने सोच लिया है, ऐसा इंतजाम करूंगी कि वो इस बार की परीक्षा दे ही नहीं पाएगी। और दोनों देवरानी जिठानी मिलकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देती हैं। एक रात जब सभी खाने के टेबल पर बैठे थे, अंकिता अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली जाती है और मौके का फायदा उठाती हुई प्रिया कहती है, रात भर जाकर दीदी ने अपनी आंखों के नीचे काले गड्ढे कर लिए, सच में। पर क्या फायदा इतनी मेहनत का? कितना भी पढ़ ले, आखिर तो दीदी के ससुराल वालों पर ही डिपेंड करेगा ना कि वो दीदी को नौकरी करने देंगे या नहीं। मैं अभी तो ग्रेजुएट हूँ, शादी के बाद कहाँ काम आई डिग्री? ससुराल में तो चूल्हा चौका ही काम देता है कि नहीं माँ जी? किताबें पढ़ने से रोटियां नहीं बन जाती। पति का पेट डिग्री से नहीं भरेगा, रोटियों से भरेगा। ऊपर से उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए, चेहरे पर इतने दाने हो गए, ऐसे में कौन लड़का पसंद करेगा? अरे नहीं बहू, ऐसा मत बोल। तू क्या कहता है सुमित? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। बात तो बहुएं भी ठीक कह रही है। हाँ माँ, इन दोनों की बात में दम तो है। काम के चक्कर में हमने तो ये सोचा ही नहीं कि अब अंकिता की शादी की उम्र हो गई है, और अगर वो घर का कामकाज ना सीख कर पढ़ाई ही करती रहेगी तो कैसे बसा पाएगी अपना ससुराल। पर अभी 1 हफ्ते बाद उसके एग्जाम है, ये एग्जाम दे देती है, उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या नहीं। क्या देवर जी, आप भी ना, अगर दीदी ने एग्जाम दे दिए तो उसके बाद उनका पढ़ने का और जी करेगा, और वो चाह कर भी ना पढ़ाई नहीं छोड़ पाएगी। और ससुराल ने आगे पढ़ने नहीं दिया तो उनका दिल नहीं दुखेगा? उनके साथ हम इतना बुरा तो नहीं कर सकते ना। पौधा उखाड़ कर कहीं और लगाया जा सकता है, पर वो अगर पेड़ हो जाए ना तो उसे तो काटना ही पड़ता है। और सभी मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब अंकिता नहीं पढ़ेगी। प्रिया अंकिता के कमरे में जाकर उसे ये बताते हुए कहती है, हो गया ननद जी, जो पढ़ाई करनी थी कर लिया आपने, अब रसोई संभालिए। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? अभी मुझे होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी देना है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं भाभी, मैं किचन में इस तरह अपने सपने बर्बाद नहीं कर सकती। ये घर संभालना कोई होटल मैनेज करने से कम थोड़ी ना है। ये रहा होटल, अब करते रहिए मैनेज। बेचारी अंकिता पूरी रात रोती रहती है और रोते हुए अपनी फ्रेंड सोना को कॉल करती है। अरे तू पागल है क्या? क्यों रो रही है? अरे भाई, तेरे रोने से क्या हो जाएगा? ये दुनिया ना बड़ी जालिम है अंकिता, खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। जिसने तेरी जिंदगी खराब की है तो उसकी जिंदगी खराब कर दे। तूने ठीक कहा सोना, भाभीियों ने तो अपनी काली दाल बना ली, पर अब उसमें तड़का तो अंकिता ही लगाएगी। और अगले दिन से ही अंकिता अपना खेल शुरू कर देती है। दोनों भाभियां हर वक्त उससे अपना काम करवाती जा रही थी, कभी रसोई का तो कभी पर्सनल, और खुद आराम फरमा रही थी। अंकिता भी उन्हें बिना कुछ कहे सारे काम करती जाती है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, प्रिया को अकेला किचन में पाकर वो कहती है, मैं आप दोनों की कितनी ही मदद कर पाती हूँ भाभी, आपको तो काम में हाथ लगाना पड़ ही जाता है। वो तो है अंकिता, काम जो इतना होता है रसोई का। सही बात है भाभी। अरे आपने अभी अभी मैनिक्योर करवाया था ना? ओहो, पूरे नेल्स खराब हो गए। पर सीमा भाभी के तो पूरे चकाचक थे। अच्छा हाँ, वो फिर बर्तनों को हाथ नहीं लगाती होगी ना। अभी देख लीजिए ना, वो सो गई है और आप अभी तक मेरे साथ लगी पड़ी हैं। ये सुनते ही प्रिया वहाँ से चली जाती है। बात तो ये अंकिता सही कह रही है, भाभी बड़े होने का कोई फ़ायदा उठाना नहीं छोड़ती। अगली सुबह अंकिता चाय का कप लेकर अपनी बड़ी भाभी के कमरे में जाती है। अरे तू? अरे उठिए मत भाभी, बेड पर ही पी लीजिए चाय और 10 मिनट 20 मिनट सो लीजिए, मैं हूं ना किचन में। वैसे भी चिंटू के चक्कर में आराम कहाँ मिल पाता है आपको। चलो, किसी को तो बच्चा संभालना एक काम लगा। हमारे साथ काम करते करते समझ आ गई है तुझमें। आंखों देखी को झुठलाया तो नहीं जा सकता ना भाभी।
पर पता नहीं प्रिया भाभी ऐसा क्यों कह रही थी। प्रिया क्या कह रही थी वो, बता। अरे नहीं, अरे बता ना। वो कह रही थी कि लोग बच्चे का नाम लेकर काम से बचना चाहते हैं बस। नहीं, पर वो ना आपके लिए नहीं होगा। पर ये भी है कि इस घर में आपके अलावा बच्चा है ही किसका। खैर मैं ना नाश्ते की तैयारी करने जाती हूँ। आप बड़ों की बात में मेरा बोलना बनता नहीं है। ये कहकर अंकिता वहां से चली जाती है। खुद से तो इससे चूहा तक पैदा नहीं होता और मुझे बता रही है। अंकिता के बाद अब इस प्रिया का हिस्सा भी इस घर से कम करना होगा। और इस तरह अंकिता दोनों भाभियों में मनमुटाव करवाती जाती है और एक दिन दोनों फट जाती है। प्रिया जा तो वो कपड़े देख ले तू। ये अंकिता भी कहीं नहीं दिख रही, मुझे उसे मार्केट भेजना है। वो मेरे ही काम से बाहर गई हुई है। वो सब छोड़िए आप, मैं देख लूँ कपड़े। रियली? ताकि मेरा नया मैनिक्योर फिर से खराब हो जाए। अरे भाभी बहुत हो गया, बहुत हुआ आपका ड्रामा। शादी होकर जब मैं आई थी मेरी दुर्दशा कम नहीं की थी आपने। ओहो, मुंह से अब बोली निकलने लगी तेरे। तुम जैसे को इतना समझदार बना दिया, ये मेरी ही गलती है। सपोला पाल रही थी मैं। मेरी माँ को गाली देने वाली तो होती कौन है? तू होगी सपोली, तेरा पूरा खानदान सांप बिच्छू का ही तो है। और दोनों बहुओं की बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी अपना काम तो मैं खुद करती हूँ, तू अपने काम अलग से कर ले। वो तो होगा ही, पर अब और भी बहुत कुछ अलग होगा। बस बहुत हुआ। इस तरह लाड लाड कर घर का माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम दोनों के काम बांट देती हूँ। और अंकिता की पहली चाल बहुत सही पड़ती है। दोनों भाभियों के आपस की लड़ाई में अंकिता काम से बच निकलती है। अब समय आ गया है ये पूरा घर अपने हाथ में लेने का। अपने भाइयों और माँ के साथ अंकिता हॉल में बैठी थी। तभी प्रिया सभी को चाय देकर रसोई में चली जाती है। भाभी ने फिर नई साड़ी ले ली, और ली भी तो इतनी महंगी साड़ी। घर पर पहनकर खराब तो नहीं करनी चाहिए उन्हें। अरे नहीं, ये तो मुझे कह रही थी 450 की पड़ी वो साड़ी। अच्छा, तो ऐसी ही एक साड़ी मेरे लिए भी आप लेकर आइए ना भैया। शादी के बाद मेरे ससुराल में काम आ जाएगी। 3,500 की साड़ी है ये। कल ही मैंने इसे शोरूम के डिस्प्ले पर देखा था। पर बहू ने तो मुझसे कहा कि ये साड़ी उसकी माँ ने उसे भेजी है। यानी कि हो गई ना दो बातें। किचन से अंकिता आकर अपने भाइयों के पास बैठ जाती है और अपने बड़े भाई से कहती है, कितने दिन की हूँ और मैं इस घर में, थोड़ा मुझ पर भी खर्च कर दिया करो भैया। आजकल ना तेरे भाई का हाथ जरा तंग है बहना। ये कैसी तंगी है भैया कि भाभी अपने मायके में भी 5-10 हज़ार रुपये हर हफ्ते भेज देती है। अब वो तो बेचारी कमाती भी नहीं, तो आप ही देती होंगे ना पैसे उन्हें। अरे यहाँ मैं पाई पाई करके पैसे जोड़ता हूँ और ये पैसे अपने मायके भिजवा देती है। ये तो गलत है। ये दोनों बहुएं बेफिजुल के खर्चे कर रही हैं। वैसे पैसे कहाँ से आ रहे हैं उनके पास? तूने तो अकाउंट्स में ग्रेजुएशन किया है बेटा, तू ही समझा दे जरा। ये खर्च घर खर्च के पैसे से निकाले जा रहे हैं मम्मी। दोनों भाभियों को आप अलग अलग 30-30 हज़ार रुपये देती हैं। इस घर को चलाने के लिए मुश्किल से 35 हज़ार रुपयों की ज़रूरत है, और दोनों के पास है कितने? 60 हज़ार। तो बचे हुए 25 हज़ार तो उड़ाए ही जाएंगे ना। तो रुक, मैं अभी इन दोनों की क्लास लगाता हूँ। सीमा और प्रिया को हॉल में बुलाया जाता है। आज से इस घर का बजट अंकिता देखेगी। राशन के पैसे, हाथ खर्च के पैसे और जो भी एक्स्ट्रा पैसे जिसे भी चाहिए होंगे, उसे वो पैसे अंकिता से ही मांगने होंगे। अब इसने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो कम से कम उस पढ़ाई का इस्तेमाल तो हो। और अगले दिन से अंकिता के दिन पलट जाते हैं। जिस अंकिता को अब तक घर पर नौकरानी की तरह रखा जा रहा था, आज घर का सारा मालिकाना हक उसी के हाथ में था। अंकिता देखती है कि सुबह सुबह उसकी बड़ी भाभी ने किसी दुकान से राशन मंगवाया है। रुकिए भैया, ये राशन वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए बाबा? महीने की पहली तारीख है। आज राशन रसोई में नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? राशन का इतना अंदाज़ा तो मुझे हो ही गया है भाभी। अभी भी रसोई में इतना राशन है कि 15 दिन राशन आराम से चलाया जा सकता है। तो आपने राशन के नाम पर अपनी जो बॉडी वॉश, क्रीम मंगवाई है, आप उन्हें वापस भिजवा सकती हैं, क्योंकि उनके पैसे घर से तो नहीं जाने वाले। हॉल में पैर पर पैर चढ़ाए अंकिता टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ प्रिया आती है। दीदी वो मुझे 1000 रुपये चाहिए। आज आपने मुझे अकेले में भी दीदी बोला।
वरना अकेले में तो आप मेरा नाम लिया करती थी। खैर भाभी, 1000 रुपये किस लिए चाहिए? वो मुझे कोई सामान लाना है। कोई सामान के लिए मेरे बजट में जगह नहीं है भाभी। सामान क्या है साफ साफ बताइए। और आप ना महंगा ले आएंगी तो आप मुझे सामान ही बता दीजिए, मैं मंगवा देती हूँ। आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, मैं लिख देती हूँ ना कॉपी में कि मैंने लिया है 1000 रुपये। ज़रा हाथ दिखाइएगा भाभी। अच्छा, तो पार्लर जाया जा रहा है मैनिक्योर करवाने। एक काम कीजिए भाभी, एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें शैम्पू डाल दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हाथ डुबोकर बैठ जाइए। घर में ही मैनिक्योर हो जाएगा। क्यों बर्बाद करने हैं पैसे? हाथ में पैसे आ गए तो हम पर हुक्म चला रही है। चला चला, देखते हैं कब तक चला लेती है तू। अंकिता अपना हाथ कस लेती है और हर चीज की पूरी निगरानी शुरू कर देती है। एक रोज अपने कमरे में छिपकर सीमा अपने भाई से बात कर रही होती है। अरे भाई, मैं तुझे कैसे पैसे भेजूं? तेरे दिमाग के पैदल जीजा को तो मैं धोखा दे देती थी, पर अब ये मेरी ननद हर वक्त मेरे सर पर नाक की तरफ फन मारकर बैठी रहती है। तो यहाँ जाते थे पैसे। वैसे इस बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली मैंने। अब ये प्रूफ बस सभी के सामने रखना बाकी है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ अंकिता, प्लीज ऐसा मत करना, मेरा घर टूट जाएगा। अंकिता, तो टूट जाए भाभी, मेरा भी तो जीवन खराब किया है ना आपने, नहीं किया क्या? अब अंकिता एक डिक्टेटर की तरह अपनी भाभियों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती है। प्रिया भाभी कहाँ हैं आप? आपके मायके वालों के पास तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो फिर मायके से आप इतनी साड़ियाँ कैसे ला रही हैं? और ये खाने का बिल कहाँ से आया? मतलब आप रात को बाहर से खाना भी मंगवा कर खा रही हैं? अभी भी महीने के पैसों में से बचाए हुए पैसे आपके पास भरे पड़े। अब तो ये सारी बातें घर वालों के सामने लानी ही पड़ेगी मुझे। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ अंकिता, तू कहेगी तो मैं तेरे पैर भी दबा दूंगी, तेरा सर दबा दूंगी, तुझे रानी की तरह रखूंगी। तो एक काम कर, ज्यादा नाराज है ना तो मुझे 2 झापड़ मार ले, सच में, पर मेरे साथ ऐसा मत कर। थप्पड़ मारकर मेरे सपने वापस लौट आएंगे क्या भाभी? इस घर में मैं और कितने दिन राज कर लूँगी? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल। उसके बाद तो आप आज़ाद हो ही जाएंगे ना। पर आपने तो मुझे जीवन भर के लिए पिंजरे में बंद कर दिया, काट दिए मेरे पंख, छुड़वा दी मेरी पढ़ाई। तुझे क्या लगता है ये सारी बातें अगर मेरे पति को पता चल गई तो वो कभी मुझ पर विश्वास कर सकेंगे? इन्होंने तो मुझे बाहर ले जाना भी बंद कर दिया है, एक पैसे नहीं देते, ऊपर से मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। हमारा घर टूट रहा है दीदी, प्लीज़। हाँ दीदी, जो हुआ उसे भूल जाइए। मेरा दिमाग बड़ा तेज़ है भाभी। वो दिमाग अगर पढ़ाई में लगा रहा होता तो आज मैं न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती। पर आप ही तो चाहती थी कि मैं रसोई में रहूँ, तो फिर दिमाग अगर रसोई में चलेगा तो पीसेंगे तो आप दोनों ही ना। नहीं चलेगा रसोई में दिमाग, अब आप पढ़ाई करेंगे। एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम छूटा है ना, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इस सेमेस्टर की भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सारे सिलेबस कवर कर लेंगी दीदी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब करके हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आपको पढ़ाई ही शोभा देती है और हम दोनों को रसोई का काम। जिस तरह से हमने सभी को आपकी पढ़ाई के खिलाफ किया था, हम उन्हें पढ़ाई के फ़ायदे बताएंगे। किस तरह आज पढ़े लिखे होने के कारण ही आप घर का बजट संभाल पा रही हैं और बहुत कुछ कर पा रही हैं। दीदी, पर प्लीज़ आप इस काम को छोड़ दीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और आखिर वो हो ही जाता है जो अंकिता चाहती थी। 6 महीने बाद। अरे दीदी, आपने अपना टिफ़िन छोड़ दिया, एग्ज़ाम के ब्रेक में क्या खाएंगी आप? दीदी आपने बॉक्स रखा ना। 1 मिनट दीदी, ये दही चीनी खा कर जाइए, शुभ होता है। भगवान करे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और ये ननद को जिस तरह अपनी भाभियों के ससुराल को चलाती है कि उन दोनों को लाइन पर ला देती है। अंकिता अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेती है और उसे फॉरेन में जॉब भी लग जाती है और अपने पंख फैलाती हुई अंकिता एक अच्छी खासी सैलरी पर विदेश चली जाती है।